का पहला प्रश्न है कि प्लाज्मा तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती है। दूसरा है कि हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय मंडल यानी मैग्नेटोस्फीयर में प्लाज्मा तरंगे देखी गई हैं। और तीसरा है कि यह आसपास के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को विक्षुब्ध कर सकती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तीनों जो हैं वो सही हैं। ऐसा इसलिए है कि वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में उच्च आवृत्ति वाली प्लाज्मा तरंगों आया है। और ये तरंगे जो हैं वो नवीन संकीर्ण बैंड यानी नैरो बैंड और विस्तृत बैंड यानी ब्रॉड बैंड विशेषताओं से युक्त है। ये मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह के प्लाज्मा युक्त वातावरण में प्लाज्मा प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर सकती हैं। और जो प्लाज्मा तरंगे होती हैं ये प्लाज्मा में आवेशित कणों के सामूहिक दोलन है। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें आयनित परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये तरंगे आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती है। और प्लाज्मा आयनीकृत परमाणुओं या अणुओं की विशेषता वाले एक पदार्थ की अवस्था है। इसलिए इसका पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस के बाद प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। जब गैस चरम दशाओं जैसे कि उच्च तापमान या प्रबल विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आती हैं तब इसका निर्माण होता है। इन दशाओं में गैस के परमाणु आयनित हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय मंडल मैग्नेटोस्फीयर जो है वो हमारे ग्रह के चारों ओर आवेशित कणों का एक क्षेत्र है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है और इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की प्लाज्मा तरंगे देखी जाती हैं। इसलिए दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, और ये तरंगे प्लाज्मा के भीतर विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में तीव्र परिवर्तन कर सकते हैं जिससे परिणाम स्वरूप अल्पकालिक उतार चढ़ाव भी होते हैं। तो इसका तीसरा कथन भी जो है वो सही है। इसलिए तीनों कथन जो है सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि वेटलैंड सिटी प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह रामसर अभिसमय के तहत एक स्वैच्छिक योजना है और यह इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किसी भी भारतीय शहर को मान्यता नहीं दी गई है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों कथन जो हैं वो सही है। ऐसा इसलिए है कि अभी हाल में ही भारत सरकार ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन, ठीक है, के लिए तीन शहरों का नामांकन प्रस्तुत किया है। इसमें जिनका नामांकन प्रस्तुत किया है उनका नाम है इंदौर, भोपाल, ठीक है, और उदयपुर। इन तीन शहरों को भारत सरकार ने नामांकित किया है वेटलैंड सिटी प्रमाणन के तहत। यह प्रमाणन जो है एक स्वैच्छिक योजना है। इसे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के सहयोग से आर्द्र भूमियों पर रामसर अभिसमय के द्वारा शुरू किया गया है। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। यह उन शहरों को मान्यता देता है जिन्होंने अपनी शहरी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के प्रति कार्रवाई को प्रदर्शन किया है। अगर WCA की उद्देश्य की बात करें तो इसमें क्या है? इसका पहला उद्देश्य ये है कि
शहरी क्षेत्रों में आर्द्र भूमि को बढ़ावा देना, आर्द्र भूमि संरक्षण के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना और शहरों के बीच सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना और शहरी समुदायों के लिए आर्द्र भूमि के लाभों के जागरूकता करना। वर्तमान में किसी भी भारतीय शहर को इस कार्यक्रम के तहत मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए दूसरा कथन भी जो है वो सही है। ठीक है, तो भी भारत के 3 शहर जो हैं वो दिए गए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संसदीय लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य संविधान में सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करने वाले एक व्यक्ति एक मत से है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से परिवर्तित करके 18 वर्ष कर दी गई? 42वां, 44वां, 61वां या फिर 69वां? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 61वां संवैधानिक संशोधन। 1988 में 61वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसे मताधिकार की आयु 21 वर्ष से परिवर्तित करके 18 वर्ष कर दी गई और यह संशोधन जो था वो 15 फरवरी 1989 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है या फिर पृथक करने से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 50। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50 जो है स्पष्ट रूप से राज्य को निर्देश देता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके। 43A जो है वो आपका है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 42 जो है ये कहता है राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और महिला प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। 51 जो है वो यह कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को राज्य बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है और विदेशियों पर लागू नहीं होते। दूसरा है, संविधान मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी सिफारिशें कर सकता है। मूल कर्तव्य किसी कानून की संवैधानिकता की निर्धारित करने में न्यायालय की मदद करते हैं और भारत के संविधान में शामिल किए जाने के बाद से मूल कर्तव्यों में केवल 3 बार संशोधन किया गया है। पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है केवल 3, चौथा है सभी 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। ठीक है, इसमें 2 कथन जो हैं वो सही है। ऐसा इसलिए है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत सूची में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की प्रेरणा सोवियत संघ से ली गई थी। ठीक है, इसलिए चौथा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों को प्राप्त हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य जो हैं वो केवल नागरिकों के लिए हैं, वो विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए कथन 1 सही। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनको लागू करने की व्यवस्था नहीं है, अर्थात उनके हनन के लिए कोई भी कानूनी सिफारिश नहीं है।
कानूनी संतुष्ट नहीं, बल्कि कानून अदालत नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, मूल कर्तव्य न्यायालय को किसी भी विधि को संवैधानिकता, वैधता और परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि न्यायालय को पता चले कि मूल कर्तव्यों से संबंध में विधि के प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में समाजवादी शब्द को शामिल करने पर बहस चल रही थी, लेकिन बाद में इसे प्रस्तावना के मूल पाठ से हटा दिया गया। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा इसके हटाए जाने के कारणों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? पहला है, इसे संविधान सभा पर अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था के अत्यधिक प्रभाव के कारण हटाया गया। संविधान द्वारा यह निर्धारित करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था कि लोगों को किस तरह से समाज में रहना चाहिए। तीसरा है, इसे विकास और वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हटाया गया। और चौथा था, इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के रूप में देखा गया क्योंकि यह समाज के केवल एक विशेष वर्ग अर्थात गरीबों पर ध्यान केंद्रित करता था। तो कौन सा कारण सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संविधान द्वारा यह निर्धारित करना कि लोकतंत्र सिद्धांतों के विरुद्ध था कि लोग किस तरह के समाज में रहें। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कितने भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर या फिर बी एन राव? कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल एक, केवल दो, तीन या फिर सभी चारों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन की 3। ठीक है, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी और इसका गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टीटी कृष्णाचारी। टीटी कृष्णाचारी ने डीपी खेतान की जगह ली और बीएल मित्र की जगह एन माधवराव ने ली थी। ठीक है, तो बी एन राव प्रारूप से समिति से जुड़े हुए सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। भारत के लोगों को इस पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया था। लोगों की शिकायतें, आलोचना और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। उसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई। अगर हम बी एन राव की बात करें तो बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। वह प्रारूप समिति के साथ संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के संदर्भ में युगों पर विचार कीजिए। प्लूटोक्रेसी, राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों के द्वारा शासन की व्यवस्था। क्लेप्टोक्रेसी, अमीर लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था। टेक्नोक्रेसी, तकनीक विशेषज्ञों द्वारा शासन की व्यवस्था। तो कौन सा जो है कथन जो है सही है? केवल 3, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, केवल 3, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है।
प्लेटोक्रेसी जो है यही सही है। प्लेटोक्रेसी जो है, प्लूटोक्रेसी जो है, या सॉरी पहला इसका सही है, क्योंकि केवल 3 जो है वो सही है, पहले और दूसरे जो हैं वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि प्लेटोक्रेसी जो होती है उसमें सरकार जो है अमीरों के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसमें केवल अमीर लोगों को ही शासन करने की स्वीकृति होती है। क्लिप्टोक्रेसी में जो राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों के द्वारा शासन की व्यवस्था चलाई जाती है, इसलिए इसका तीसरा कथन ही जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्रों के संदर्भ में, आधुनिक राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट स्टेट की विशेषताएं हैं? सॉफ्ट स्टेट की विशेषताएं हैं, पहला है सैन्य बल और युद्धास्त्रों का ना होना और विधि के शासन का खराब प्रवर्तन। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो, कि विधि के शासन का खराब प्रवर्तन। सॉफ्ट स्टेट जो है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग गुरनार मिल्टन ने अपनी पुस्तक, ठीक है, अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया। गुरनार मिल्टन ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया। यह दक्षिण एशिया और विकासशील विश्व के अधिकांश हिस्सों में व्याप्त सामाजिक अनुशासनहीनता का वर्णन करता है। इसकी तुलना यूरोप में उदित हुए आधुनिक राज्यों से की जा सकती है। ठीक है, सॉफ्ट स्टेट सही विकास नीतियों को लागू करने में असमर्थ होते हैं और सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक होते हैं। सॉफ्ट स्टेट नीति का अर्थ है कि समाज में विचलन के प्रति राज्य की उदार अभिवृत्ति है। सॉफ्ट स्टेट बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करते हैं, भले ही परिस्थितियों की मांग ही क्यों ना हो। सॉफ्ट स्टेट नीति विधि के शासन को लागू करने की राज्य की क्षमता को कमजोर करती है और सख्त निर्णय न लेने से अपराध दर, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि में वृद्धि होती है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। भारत में आजादी के बाद से ही इसी नीति का पालन किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक काल में सशक्त स्थानीय शक्तियों का विनाश हुआ था। सॉफ्ट स्टेट की तुलना में सॉफ्ट पावर का तात्पर्य एक ऐसे राज्य का होना है जिसके पास सैन्य शक्ति नहीं है या फिर न्यूनतम है। इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर, पहला, कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों तक विस्तृत है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय को पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय होने का अनन्य दर्जा प्राप्त है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है या भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, इसका पश्चिम बंगाल और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इसकी अधिकारिता या क्षेत्राधिकार है। कोलकाता उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन बेल्जियम के याप्रिस में स्थित क्लॉथ हॉल पर आधारित है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है और कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता 2 मई 1950 तक चंद्रनगर और अंडमान निकोबार द्वीप तक विस्तारित की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में अपनी भ्रमणकारी खंडपीठ का विस्तार किया है। इसलिए पहला कथन सही है।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय को पहले असम उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1948 को की गई थी। असम उच्च न्यायालय की शुरुआती बैठकें शिलांग में होती थी, लेकिन 14 अगस्त 1948 को गुवाहाटी में स्थानांतरित कर दिया गया। नागालैंड राज्य के गठन के बाद असम उच्च न्यायालय को असम और नागालैंड उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन 1971 में इसका नाम बदलकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय कर दिया गया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ गुवाहाटी असम में स्थित है और मुख्य पीठ के अलावा इसकी 3 और हैं। कोहिमा खंडपीठ, मिजोरम में आइजोल खंडपीठ, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर खंडपीठ स्थापित है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय पूर्वी भारत के 7 राज्यों का उच्च न्यायालय था। तब तक था जब तक 20 मार्च 2013 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में अलग अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई थी। मतलब कि 23 मार्च 2013 तक इसे 7 राज्यों का साझा उच्च न्यायालय था, लेकिन वर्तमान में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में जब उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई तब 7 राज्यों से 3 राज्य जो हैं वो अलग हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी राज्य या राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश थे? मतलब क्यों? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा और मणिपुर, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा। तो कौन से समूह जो थे उसमें राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व वो केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य से अलग होकर भारत का 17वां राज्य बना, जो ठीक है बना, जो 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया था। इसके बाद से ही सिखों के लिए अलग सिख गृह राज्य की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। जब 1966 में शाही आयोग गठित हुआ, उसकी सिफारिशों पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में स्थापित किया गया और साथ में इससे जुड़ा हुआ पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। लेकिन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और वह भारत का 18वां राज्य बना। अगर मिजोरम की बात करें तो कई पूर्वोत्तर राज्यों की भांति मिजोरम भी 1972 तक असम का ही हिस्सा था, लेकिन 1972 में मिजोरम को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा कभी भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था। सिक्किम की बात करें, सिक्किम 1947 तक भारत का एक शाही राज्य था, जहां पर चोग्याल वंश का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद सिक्किम को भारत का संरक्षित राज्य बना दिया गया, यानी कि भारत सरकार ने इसकी रक्षा, विदेश मामले और संचार का उत्तरदायित्व ले लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। इसके बाद संसद ने 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबंधित राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ। उसके दौरान चोग्याल शासन को समाप्त करने के लिए मतदान हुआ। इस तरह सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया और 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 लागू होने पर सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया और भारत का यह 22वां राज्य बना। और राज्य का दर्जा प्राप्त होने से पूर्व सिक्किम कभी भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था।
मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर 1947 के बाद 1947 में भारत की आजादी के बाद 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। इसे राज्यों की 4 श्रेणियों के वर्गीकरण श्रेणी में सी श्रेणी के तहत रखा गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7वां संवैधानिक संशोधन के बाद ए और बी राज्यों के बीच अंतर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और मणिपुर को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करना। पहला है कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है और सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय की विधिक सलाह भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। और तीसरा है, सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह प्रदान करना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य होता है। तो इसमें कितने कथन जो हैं सही है? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को किसी भी कानून या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है। इसलिए पहला कथन जो है सही है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए उच्चतम न्यायालय से विशेषज्ञ विधिक सलाह प्राप्त करने की अनुमति देता है, किंतु यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को 2 प्रकार के मामलों में उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार दिया गया है। पहला है कि किसी विधि या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर या उत्पन्न हुआ है या फिर उत्पन्न होने की संभावना है तो उच्चतम न्यायालय इन मामलों में अपनी सलाह देने से इनकार कर सकता है। लेकिन दूसरा मामला है किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, वचन, प्रस्विंदा, सनद या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न किसी पर विवाद होता है तो इन मामलों में उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है। इसलिए तीसरा कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।